प्रियंका गांधी ने तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका रख दी है। उन्होंने कहा है कि जो 2023 का जो बिल है उसी में थोड़ा सा संशोधन लाइए, 2029 में लागू कर दीजिएगा 543 सीटों पर। मंजूर रहेगा आपको? आपकी पार्टी को मंजूर होगा? सुमैया जी, सवाल दोहरा दीजिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आवाज। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका स्पष्ट करी उन्होंने। उनका कहना है कि 543 में ही लागू कराइएगा, 2023 के जो बिल है उसी में थोड़ा संशोधन करके लागू कर दीजिएगा। आपकी पार्टी की बिल्कुल यही भूमिका रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो सिनेरियो है उस पर ही लागू करने की बात हुई थी। डीलिमिटेशन को बीच में लाने का, उसका पेज डालने की कोई जरूरत ठीक है। नहीं थी। तो कुल मिलाकर जो मैं समझ रहा हूं आशुतोष, मामला अटक जाता है 850 सीटों पर। कई बार यह गफलत की जाती है कि सीटें बढ़ाना और डिलिमिटेशन एक ही चीज है। डिलिमिटेशन मतलब रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, सीटें बढ़ाना यह नई बात है। और यही बात इस बिल में देखी गई है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। पहला तो मेरा सवाल यह रहेगा कि प्रधानमंत्री आज क्या संबोधित कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन कई बार चौंका देता है लोगों को, और विपक्ष के सामने एक नया पेच डाल के रखा हुआ है उन्होंने। जब बिल लाया गया, दो ही चीजें हो सकती थी। सरकार को यह कॉन्फिडेंस लग रहा था कि कहीं ना कहीं 64 वोट वो कहीं ना कहीं विपक्ष से तोड़कर लेके आएंगे, विपक्ष के कई दल उनके साथ में बल जाएंगे। या तो सरकार को कॉन्फिडेंस था कि यह बिल डिफीट होगा और उसके बाद जो चित्र आज हम देख रहे हैं उसी तरीके का चित्र दिखाई देगा। यह दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो आज प्रधानमंत्री का क्या स्ट्रोक हो सकता है? देखिए साहिल, आपने खुद ही में अपने सवाल का जवाब दे दिया कि जब प्रधानमंत्री जी को गैस करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने कहा कि चौंकाते हैं, तो आप मेरी गर्दन को क्यों फंसा रहे हैं उस पे? मैं कोई गैस नहीं करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी क्या और क्या बोलने वाले हैं। अक्सर हम सारे पत्रकार लोग प्रधानमंत्री जी को लेके गलत साबित हुए हैं, इसलिए उस पे मुझे मेरे लिए बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन जो सवाल आपने किया, आपने दो सवाल एक साथ किया। आपने कहा कि क्या सरकार को इस बारे में कॉन्फिडेंस था कि जो 67 सांसद है वो मैनेज कर लेंगे और ये बिल पास हो जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस सरकार के अंदर था तब तो ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर हो गई। इसका मतलब जिन लोगों के ऊपर या संसदीय कार्य मंत्री या फिर जो तमाम लोग बीजेपी के जिनकी जिम्मेदारी थी फ्लोर मैनेजमेंट की, यानी वो फ्लोर मैनेजमेंट बुरी तरीके से असफल हुए। अगर ऐसा है तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी सरकार के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, और प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्रियों को बुलाकर उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं मैनेज किया। और अगर सरकार, और चूंकि मैं मान के चलता हूं सरकार अगर कोई बिल लेकर लाई है तो उनकी मंशा ही ये होगी कि सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है। और अगर वो ये इस मंशा के साथ लेकर आए कि ये बिल वाकई में गिर जाए और उसके बाद हम विपक्ष को कटघरे में खड़ा करें, विपक्ष को महिला विरोधी साबित करें, तब तो फिर मैं ये कहूंगा दरअसल संसद का दुरुपयोग है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दूसरी बात इसमें सही होगी, क्योंकि मेरा मानना यह कि अगर सरकार किसी आपात कारण की वजह से इस बिल को लेकर आई, चुनाव के ठीक बीचों बीच में लेकर आई है, तो निश्चित तौर पर उनको भरोसा रहा होगा कि उनका और ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। 202 तिहाई बहुमत उनको लोकसभा में भी मिलेगा, राज्यसभा में भी मिलेगा। लेकिन चूंकि पार नहीं करा पाए, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी फेलियर है। और उससे बड़ी फेलियर यह है कि आप राज्यसभा में इसको लाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, और जो है वो अनिश्चित काल के लिए हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए यह बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आए और वो पास ना हो। इसके पहले का जो वाकया वो 2011 का वाकया, जब लोकायुक्त बिल आया था और वो गिर गया था मनमोहन सिंह के जमाने में, और उस वक्त सरकार का इस्तीफा मांगा गया था। लेकिन आज की तारीख में सरकार का इस्तीफा कोई नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी सरकार को अपने अंतर्मन में झांक के कहना चाहिए कि भाई आप इस बिल को क्यों पास नहीं करा पाए, आपकी कौन सा मैनेजमेंट था जिसकी वजह से सफल। लेकिन साइन एक चीज, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो जी 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 जोड़ना चाहता हूं उसमें। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे इस बात को जान के बड़ी हैरानी हुई कि 2023 में जब महिला आरक्षण बिल को लेकर कमिटमेंट संविधान की तरफ से दिया गया कि 33% आरक्षण होगा संसद के अंदर, तो 2021 में मोदी जी की कैबिनेट में 11 मिनिस्टर्स थी महिलाएं, 11। और जब सांसद 3/4 जब पास हो गया बिल 33% का, तो वो संख्या घट के 7 हो गई। अब इसको आप किस तरीके से डिकोड करेंगे, आप अपने तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में 12 मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे, वीपी सिंह के जमाने में 2 थे, नरसिम्हा राव के जमाने में 12, वाजपेयी जी के जमाने में 11, और मनमोहन सिंह के जमाने में
2004 में 10 और 2009 में 15। मोदी जी के जमाने में पहली कैबिनेट 2014 के कैबिनेट में 10, उसके बाद 11 और फिर 7। तो 2024 के बाद अचानक क्या हो गया कि कैबिनेट की मिनिस्टर्स की संख्या, महिला मिनिस्टर्स की संख्या 11 से घट के 7 हो गई, जबकि कमिटमेंट यह था कि संसद के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आपको यह लगता है क्या, क्योंकि अभी आज की स्थिति में सरकार की भाषा साफ नजर आती है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, विपक्ष को सीधे सीधे सरकार के तरफ से कहा गया है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़े ना भुगतना पड़े, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, अभी तक इस देश के अंदर जब भी आरक्षण लागू किया गया तब मेरिट का सवाल खड़ा किया गया। जब दलितों को आरक्षण दिया गया तब मेरिट का सवाल खड़ा किया गया, जब 27% आरक्षण दिया गया तब मेरिट का सवाल खड़ा किया गया। आज इसको मेरिट, महिलाओं को आरक्षण देने को मेरिट का सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन अगर हम महिलाओं में अगर ओबीसी आरक्षण की बात कर दें तो क्या ये भी मेरिट का सवाल खड़ा हो जाएगा यहां पे? मुझे लगता है कि ये भी एक कोई सोची समझी चाल हो सकती है। मेरा मानना यह कि 33% अगर आरक्षण हम महिलाओं को दे रहे हैं और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप चाहते हैं तो दलितों पिछड़ों की आबादी के हिसाब से 33% में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, राधिका खेरा जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो लगातार मुझे मिस कोट किया जा रहा है, हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, मैंने बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली कहा था कि आप आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं और मुसलमान महिलाओं के लिए, इसी बात पे चर्चा हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो राहुल गांधी और उनका पूरा महिला विरोधी गैंग है, वो ये हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी तो लेके जरूर घूमता है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है उसके बारे में कोई नहीं बात करता, और उसके बारे में खोल के ये नहीं कि पन्ना खोल के पढ़ भी ले। अब तो 100% यकीन हो गया है, जो उस पत्रकार ने एक फोटो खींची थी कि अंदर से खाली कॉपी लेके घूम रहे हैं, वो सच है। संसद में आरक्षण के लिए आर्टिकल 330 और 332 है, जिसमें आज की तारीख में सिर्फ एससी और एसटी का नाम लिखा है, ओबीसी का जिक्र नहीं है। जब मूल ढांचे में हमारे संविधान के कोटा के अंदर कोटा, यानी कोटा के अंदर ओबीसी का कोटा, कोटा के अंदर मुस्लिम महिला का कोटा नहीं है, तो आप ये जो चर्चा लेकर आए हैं दोनों पॉइंट्स की, वो सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि बिल पास हो। आप शुरू से आपकी मंशा थी कि ये बिल गिरे। यहाँ पे एक बात आशुतोष जी ने कही कि जब कोटे की बारी आती थी तो मेरिट के नाम पे गिरा दिया जाता था। बिल्कुल 1960 से शुरुआत करते हैं, जब नेहरू जी ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी थी कि मेरिट के बेसिस पे और ओबीसी कोटा के खिलाफ। उसके बाद इंदिरा जी ओबीसी कोटा के खिलाफ थी। उसके बाद राजीव गांधी का ऐतिहासिक 3 घंटे से लंबा भाषण है, जब उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि दिस इज मेरिट की वजह से ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरा के पूरा खानदान है, कांग्रेस पार्टी है, वो हमेशा से, चाहे ओबीसी को कोटा देने की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। और हमारे से आप बात कर रहे हैं ओबीसी कोटा की, वो पार्टी जिसने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, वो भी सबसे पिछले श्रेणी को। आपने आज तक कौन सा ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिया इस देश को? तो ये मजाक करना, और अब जाके हमारे सहयोगी से पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या इसके खिलाफ है। ओबीसी के लिए अगर सबसे ज्यादा काम किसी सरकार ने किया है, इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन, देश के प्रधानमंत्री सबसे पिछड़ी जाति ओबीसी के आते हैं। तो ये सवाल वहीं पे खत्म हो जाता है। ये बात तो ठीक है आशुतोष, आप अगली बार कोट मिसकोट मत करिए, इससे आप वायरल नहीं होंगी। देखिए, कोटा विद इन कोटा की बात उन्होंने कही थी, लेकिन आशुतोष ये बात तो ठीक है कि जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी तो आज के देश के सबसे बड़े जो दल है वही उसके खिलाफ खड़े हुए थे। वो पारित कैसे हुआ था वो भी आपको पता है, और जिसके वजह से क्या उसके बाद में हुआ था वो सारा इतिहास देश के सामने है। आज उसी बात को ढाल बनाकर कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को रोकने की कोशिश तो नहीं है। देखिए साहिल, जब मंडल कमीशन लगा था तो किन लोगों ने सड़क पे जाके विरोध किया था, मुझे वो उस इतिहास में नहीं जाना है, क्योंकि सबको मालूम है वो कौन सा संगठन था, वो कौन सी पार्टी थी और किसके दफ्तर से संचालित होता था। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता, और किस तरीके से उसको एक वायलेंट कलर देने की कोशिश की। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आज ओबीसी तबके की भागीदारी और उनकी जो असर्शन है इतना मजबूत है कि उनको इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार भी एफोर्ड नहीं कर सकता। जब कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी ने उठाई, नीतीश कुमार जी ने उठाई, तो उस पहले यह कहा गया ये पाप है, देश को बांटेगा। लेकिन वही सरकार ने, कोई भी पार्टी नहीं उसको इग्नोर कर सकती। अप्रैल महीने में सरकार ने खुद कहा कि हम कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं। इसका मतलब क्या है? जो आरएसएस इसका विरोध करता थे, जो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी, जो प्रधानमंत्री इसका विरोध करते थे, खुद उन्होंने एडमिट किया कि यह होना चाहिए।
लेकिन आज भी जब कास्ट सेंसस हो रहा ठीक है। है तो उसमें कास्ट की कैटेगरी नहीं डाली गई है। कुल मिलाकर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मेरा भी रखना चाहता हूं। मैंने पूरे 2 दिन की डिबेट देखी है और उस डिबेट के भीतर एक बात उभर कर सामने आती है, और आज प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी या विपक्ष के सारे नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट साफ नजर आता है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र तो तब खड़ा होता है जब कहीं पर विपक्ष हो, तभी तो उसे लोकतंत्र माना जाएगा। सिर्फ सरकार देख के लोकतंत्र नहीं देखा जाता। तो विपक्ष का सरकार पर जो मिसट्रस्ट है, इसी के वजह से बार बार जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम तो वादा करते हैं कि भाई किसी पर अन्याय नहीं होगा, किसी भी राज्य पर अन्याय नहीं होगा, उसके बावजूद विपक्ष के नेता खड़ा होकर कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। यह ट्रस्ट डेफिसिट आशुतोष, इसी के वजह से इस तरीके के संविधान संशोधन के बिल डिफीट हो रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? और उसके बाद राधिका खेरा उसका जवाब देगी और कांग्रेस की प्रवक्ता भी उस पर बात करेंगे। आशुतोष देखिए साहिल, जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आरक्षण देने के प्रति कटिबद्ध है या नहीं है। अगर होती तो जो सर्वसम्मति से जो बिल 2023 में पास हुआ है उसमें पहले जनगणना की शर्त नहीं लगती और उसके बाद परिसीमन की शर्त नहीं लगती। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि विपक्ष को अगर गलत साबित करना है तो मई के महीने में प्रधानमंत्री जी नई स्पेशल सेशन बुलाए और उसमें कहे 543 में हम 33% आरक्षण दे रहे हैं, और विपक्ष चूंकि कमिटमेंट दे चुका है इसलिए बीजेपी भी इसको जुड़ जाए, अब सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। ठीक है राधिका, पहली बात तो मैं ये ऑपोजिशन को और आशुतोष जी को भी बोल दूं कि हम अपना हक है महिलाओं का, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कह दिया कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे महिलाओं पे, उनका हक दे रहे, हमारा हक है सीटें बढ़े और हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, और वो मिलेगा, डिलिमिटेशन होगी, हमारी सीटें बढ़ेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। लेकिन आपने एक बात कही ट्रस्ट डेफिसिट की, साहिल जी बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट एक्चुअली जो है वो देश की जनता को है। देश की जनता विपक्ष में 0 ट्रस्ट रखती है और वापसी में जो विपक्ष है वो जनता में नहीं रखता। देखिए जब सीटें बढ़ेंगी तो क्या कहना शुरू किया विपक्ष ने, इससे तो फायदा मोदी सरकार को हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये यकीन है कि जनता आपको वोट नहीं देने वाली सीट बढ़ेगी तो। मतलब उत्तर भारत में इमेजिन करिए, नेहरू जी की पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी, राजीव जी की पार्टी, राहुल काल में आते आते कहते हैं हम उत्तर भारत में नहीं आएंगे। इलाहाबाद के लोग, इलाहाबाद में मतलब आप देखिए उत्तर प्रदेश से वो लोग कह रहे सांसद है, गांधी परिवार ने हमेशा से उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है, जब हारे तो केरल भागे फिर वापस आए और कह रहे वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप मनचाहे तरीके से डिलिमिटेशन करा लोगे, रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज करा लोगे, जिसके वजह से हमें तो जीतने का मौका मिलेगा ही नहीं। चुनाव के पहले से ही तय होगा कि कहां पर कौन जीतने वाला है। इतनी मेहनत जो ये प्रियंका गुप्ता, मेहनत करिए, भरोसा रखिए। क्या कांग्रेस पार्टी का सरकार पर भरोसा नहीं है, विपक्ष का भरोसा नहीं है, जो सवाल मैंने उठाया हुआ है, यही बात है जिसके वजह से यह बिल पारित नहीं हो रहा है। 23 में था, 26 में आकर खत्म हो गया। तो अब भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी पे ये देखिए कैसे लेके बैनर खड़ी हुई है। ये 33% आरक्षण मांग रही है अपनी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को अपनी महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, ये और किसी पार्टी की महिलाएं नहीं है। और ये बेवकूफ लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि महिलाएं विरोध कर क्यों रही हैं। 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी को देना है। और आने वाले जितने भी विधानसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को जरा भी शर्म है, लिहाज है तो उन्हें 33% आरक्षण अपनी पार्टी की महिलाओं को तो कम से कम दे दें। किस बात का रोना लेके बैठे हुए हैं कि ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। अरे आप तो कर लो अपनी पार्टी में, बड़े जो है महिलाओं के हितैषी बने घूमते हो, तो कम से कम अपनी पार्टी में तो कर लो। और वाकई में ये बहुत शर्म की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को सड़क पर आना पड़ रहा है अपना हक मांगने के लिए, अपना फिलहाल तो मेरा समय समाप्त हो रहा है। मांगने के लिए कम से कम आज के दिन में हमने 75% महिला मेरे आज पैनल में थी, 25% रिप्रेजेंटेशन, 20% रिप्रेजेंटेशन पुरुषों को मिला था। आशुतोष आज इस पैनल में थे, लेकिन कुल मिलाकर डिबेट जिस तरीके से हम सोच रहे थे उसी तरीके से ये डिबेट यहां पर जाती हुई नजर आई। कुल मिलाकर महिला आरक्षण पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन किसी ना किसी वजह से महिला आरक्षण अस्तित्व में आने के लिए देरी होती जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री 8:30 बजे जो संबोधन करेंगे उसमें क्या कोई सुगबुगाहट उसकी नजर आएगी? क्या जिस तरीके से खबरें आ रही है कि किसी ना किसी तरीके से 2029 में महिला आरक्षण लागू हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश होगी, उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। एक प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया है, उस पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं या बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे।